नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपनी सीरीज ओरिजिन ऑफ इजराइल, इजराइल का जन्म, उस पर बात करेंगे। आज हम ओरिजिन ऑफ मॉडर्न इजराइल, उस पर भी बात करेंगे। ओरिजिन ऑफ इजराइल कैसे हुआ, ज्यूज कब पैदा हुए 1900 BC में, और कैसे कैसे वो 1870 तक या 1880 तक पहुंचे। आप मेरे पिछले 2 एपिसोड देख लेंगे तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा। इससे आगे अब चलेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे ही ऑटोमन एम्पायर ने जो ज्यूस लैंड थी उसके ऊपर कब्जा किया था, उसके बाद वहां मुस्लिम धर्म का फैलाव बड़ी तेजी से किया, जिससे ये हुआ कि वहां ज्यूस की पॉपुलेशन बहुत कम रह गई और मुस्लिम की पॉपुलेशन बढ़ गई। और यहां मुस्लिम की पॉपुलेशन बढ़ी, वहां दंगे होने शुरू हो गए। उसके बाद जो ज्यूस थे उनकी आपस में अरब्स के साथ लड़ाइयां होने लग गई और ज्यूस वहां जगह छोड़ छोड़ भाग गए। लेकिन जैसे ही ऑटोमन एम्पायर कमजोर हुआ, वो उसका डिक्लाइन फेज शुरू हुआ, तो क्योंकि दुनिया भर में ज्यूस अलग अलग कंट्रीज में रहते थे, उन्होंने उनका बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो फ्रांस और इंग्लैंड की, ब्रिटेन की उस समय हो रही थी। उसमें क्योंकि ज्यूस शुरू से ही इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग रहे हैं, इसलिए उनका बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में चल रहा था। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे ही 1870 में इसने रफ्तार पकड़ी, तो पूरे यूरोप में, यूके में, फ्रांस में और जर्मनी में एक नेशनलिज्म की मुहिम जो थी, मूवमेंट, उसने जन्म लिया। वो नेशनलिज्म की मुहिम ये थी कि ज्यूस जो है इनको अपनी टेरिटरी पता नहीं थी, लेकिन फ्रांस जो है वहां एक अलग से मूवमेंट चल रही कि फ्रांस इज फॉर फ्रेंच पीपल, उनकी होमलैंड है, और ब्रिटेन के लोगों के लिए जो है ब्रिटेन लैंड है, इसी तरह जर्मनी के लोगों के लिए जर्मनी की लैंड है। ज्यूस जो है वो हमेशा पूरी दुनिया में बहुत स्ट्रांग रहे हैं इकोनॉमिकली। ये छोटे छोटे ग्रुपों में हमेशा बढ़ते रहे। जैसे ही ये छोटे ग्रुपों में बढ़ते, तो वहां का कोई राजा या वहां की सरकार जो है इनको काट देती, इनको भगा देती। उसका बहुत बड़ा कारण था, ज्यूस शुरू से ही बहुत होनहार रहे हैं, मेंटली बहुत स्ट्रांग रहे हैं, एजुकेशन वाइज बहुत स्ट्रांग रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो हर जगह पे जाके बढ़िया हो जाती। जैसे ही वो ज्यादा बढ़िया होने लगती, तो वहां का राजा भी डर जाता कि कहीं ऐसा कोई विद्रोह ना कर दे, और या फिर जो गवर्नमेंट्स भी होती थी वो भी इनसे इस मामले को लेके चलती थी, डरती थी। जो नेशनलिज्म की जो मूवमेंट चली यूरोप में, उससे जैसे ही ज्यूस जो है वो प्रभावित हुए, और उन्होंने भी, उनसे इंस्पिरेशन मिला उनको, तो उन्होंने भी अपना सोच लिया कि हमारी भी एक होमलैंड होनी चाहिए, जो कि थी पैलेस्टीन, जिसको हम आज भी पैलेस्टीन बोलते हैं। और पैलेस्टाइन जो नाम रखा था वो ऑटोमन एम्पायर के पीरियड में रखा गया। ऑटोमन एम्पायर में पीरियड में बहुत सारे जो मुस्लिम्स थे वहां आके बस चुके थे, और उनको एक मुस्लिम टेरिटरी बना दिया था। जो ऑटोमन एम्पायर है वो ऑटोमन तुर्क्स के कंट्रोल में था। ऑटोमन जो है उसमें अकेला पैलेस्टाइन नहीं था, उसमें पैलेस्टाइन के साथ साथ आज का जो इजिप्ट दिखाई देता है आपको, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, एंड बहुत सारे पार्ट्स जो है सऊदी अरेबिया के भी जो है वो भी उसमें थे। इवन के जो मक्का मदीना है आज का, वो भी उस समय तुर्की के कंट्रोल में ही होता था। जैसे ही 1932 में सऊदी अरेबिया आजाद हुआ, तो ये मक्का मदीना जो है ये सऊदी अरेबिया के पास चला गया, इसका कंट्रोल जो है वो सऊदी अरेबिया के पास चला गया। यही एक बहुत बड़ा कारण है कि उस समय से लेके अब तक कभी भी सऊदी अरेबिया और तुर्की की आपस में बनी नहीं है। उसका एक सबसे बड़ा कारण मक्का और मदीना है। सो
ज्यूज ने जैसे सोचा कि हमें कौन सी धरती चाहिए, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि पैलेस्टीन हमारा होमलैंड होगा। लोगों ने जैसे उनसे पूछा कि आप पैलेस्टीन आपका होमलैंड कैसे है, तो उन्होंने बाइबल में दिखा दिया। यहां लिखा हुआ है अभी भी कि ज्यूज की एक होली प्लेस जो है, वो उसकी डायरेक्शन और उसका जगह जो है वो वहां लिखी हुई है। और इसी से इंस्पिरेशन लेकर जो है वो ज्यूज ने अपनी होमलैंड पैलेस्टीन को बनाने के लिए शुरुआत कर दी। 1896 1896 में ज्यूज ने एक कॉन्फ्रेंस की, बहुत बड़ी मूवमेंट का आगाज किया। ये स्विट्जरलैंड में हुई, बाजिल जो है वो जगह का नाम है। वहां इन्होंने एक गठन किया और वहां एक मूवमेंट चलाने का प्लान कर लिया। एक बहुत बड़े जो इन्फ्लुएंशियल जो ज्यूज थे, उसका नाम था थियोडोर हर्जल। इन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया। वो यूरोप में बहुत इन्फ्लुएंशियल हुआ करते थे उस समय, और जितने भी दूसरे कंट्रीज हैं उनके साथ भी कांटेक्ट किया, और उनकी भी जो कॉन्फ्रेंस थी, इसमें हजारों लोगों ने जो एक अपना इकट्ठ किया था, और वहां एक प्रोग्राम बनाया गया। ये कि जो रिच ज्यूज हैं, यूरोपियन ज्यूज, जो रिच यूरोपियन ज्यूज हैं, वो पैलेस्टीन जाएंगे, क्योंकि उनके पास शुरू से ही ज्यूज के पास पैसे की कमी नहीं रही, क्योंकि वो हमेशा ही मेहनती लोग रहे। सो ये पैलेस्टीन जाएंगे। पैलेस्टीन में जाकर जो वहां से अरब रहते हैं, जहां मुस्लिम रहते हैं, उनकी जमीन को खरीदेंगे, और खरीदने के बाद जैसे ही वहां अपनी गिनती बढ़ जाएगी, तो फिर गरीब जो वर्ग है ज्यूज का, जो यूरोप में या दूसरे और कंट्रीज में रहता है, उन सबको वहां पनाह देंगे। दोस्तों, ज्यूज जो है वहां कास्टिज्म नाम की कोई चीज नहीं होती। वहां अमीर गरीब भी वो अपने ज्यूज की बहुत हेल्प करते हैं, और इस तरह से उन्होंने अपनी मूवमेंट का शुरुआत किया। इस मूवमेंट का नाम रखा उन्होंने जायोनिज्म। जायोनिज्म इसलिए रखा क्योंकि वहां यरूशलेम में एक प्लेस है, होली प्लेस, टेंपल माउंट के नाम से, जहां ज्यूस मानते हैं कि हमारा जो टेंपल है वो जहां मौजूद है। इसलिए उन्होंने उस जगह को, उस मूवमेंट को जायोनिज्म का नाम दिया। 1896 से यह मूवमेंट शुरू हुई, और जगह जगह से, यूरोप से और बहुत सारे देशों से उठकर जो ज्यूज है वो पैलेस्टाइन चले गए, और वहां जाके उन्होंने बहुत सारी जमीन जो है वो खरीद ली। लेकिन तब तक ऐसा हुआ, 1913 में जो है वो विश्व युद्ध एक जो है वो शुरू हुआ। तब तक बहुत सारी जमीन क्योंकि ज्यूज खरीद चुके थे, तब तक भी ये एरिया जो है ओटोमन अंपायर के कंट्रोल में था। लेकिन उस समय क्योंकि विश्व युद्ध जो है वो शुरू हो चुका था, और उधर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट थी। एक था फाइनेंस, जो ज्यूज के पास था, दूसरा था तेल, जो अरब के पास था। सो विश्व युद्ध में दो ग्रुप थे, एक में ब्रिटेन और फ्रांस, जिनको सपोर्ट कर रहे थे ज्यूज फाइनेंशियली, और दूसरा ग्रुप था जर्मनी और ऑटोमन अंपायर। जैसे मैंने आपको बताया, ऑटोमन अंपायर जो है वो बहुत बड़ा एरिया हुआ करता था। सारा तेल ऑटोमन अंपायर के लगभग अंडर में था। सो धीरे धीरे जैसे जैसे विश्व युद्ध बढ़ता गया, 1915 1916 में जैसे ही ब्रिटेन को और फ्रांस को ये दिखने लग गया कि ये विश्व युद्ध हम जीत जाएंगे, क्योंकि पहले उनको डर लग रहा था कि कहीं हम हार गए ऑटोमन अंपायर से और जर्मनी से, तो जर्मनी की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चली जाएगी, आगे निकल जाएगी, और हमें तो तेल नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है वो वेट करने लगे। 1916 में जैसे ही ब्रिटेन और फ्रांस को ये लगा कि हम ये युद्ध जीत जाएंगे, तो उन्होंने एक सीक्रेट एग्रीमेंट कर लिया आपस में।
उसको नाम रखा साइक स्पिकट एग्रीमेंट। ये सीक्रेट एग्रीमेंट था। इसको एग्रीमेंट करके इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया और इस एग्रीमेंट में ये इन्होंने सोचा कि हाँ, जैसे ही हम जीत जाएंगे हम ऑटोमन अंपायर को आपस में बांट लेंगे। और जैसे ही 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो क्योंकि जो देश थे वो अलग अलग धड़ों में बढ़ चुके थे, तो आगे ऐसे युद्ध ना हो इसके लिए एक संस्था बनाई गई जिसका नाम रखा गया लीग ऑफ नेशन। जो लीग ऑफ नेशंस थी, इसको ही बाद में जाके 1945 में यूनाइटेड नेशन का नाम दिया गया। सो लीग ऑफ नेशंस जो थी, वहां पहली बार 1919 में, जैसे 1918 में युद्ध समाप्त हुआ तो 1919 में फ्रांस और ब्रिटेन इन्होंने लीग ऑफ रिलेशन में जाके हाजिर हुए। वहां जाके बताया कि ऑटोमन अंपायर है जो, क्योंकि वो युद्ध हार चुका है, जर्मनी भी युद्ध हार चुका है, तो अब इनके पास बहुत सारा तेल है, इस तेल का मिसयूज ना हो, इसलिए हम जो है इनके तेल का वितरण कैसे हो, उसको कैसे निकाला जाए और कहां कहां दिया जाए, इसके लिए हम इनको गाइड करना चाहते हैं। क्योंकि जो लीग ऑफ नेशन है उस समय ब्रिटेन का बहुत बड़ा स्टेक था उसमें और यूएस का भी था। तो इनको परमिशन मिल गई कि आप जो ऑटोमन एम्पायर है उसको जो है वो लीड गाइड कर सकते हैं। कुछ लोग ये भी सोच रहे थे कि 1919 में उनको परमिशन लेने की क्या जरूरत थी, ब्रिटिश की तो बहुत सारी कॉलोनीज आ रही थी, तो उसको भी एक कॉलोनी बना लेते ऑटोमन को। लेकिन ये डर भी रहे थे क्योंकि उस समय एंटी कॉलोनियलिज्म एक मूवमेंट चल रही थी, जिसको इंडिया में भी चल रही थी और पूरी दुनिया में एंटी कॉलोनियलिज्म जो एजिटेशन है वो चल रही थी, जिसकी वजह से इनको लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ऐसा फैसला ले लें और बाद में दिक्कत हो जाए। 1919 में फिर दोबारा जो है लीग ऑफ नेशंस में ब्रिटेन और फ्रांस जाके प्रेजेंट हुए और उन्होंने कहा कि क्योंकि ये ऑटोमन का एरिया बहुत बड़ा है, हम इतने बड़े एरिया को एक साथ मैनेज नहीं कर सकते, तो हमें इसको दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। बहुत रिक्वेस्ट की तो लीग ऑफ नेशंस ने इसकी भी परमिशन दे दी। तो अब फ्रांस और ब्रिटेन ने अपना वो साइक ऑफ जो स्पेक्टेड एग्रीमेंट था वो निकाला, उसमें जो सिग्नेचर कर रखे थे वो निकाले और इस ऑटोमन एम्पायर को दो हिस्सों में बांट लिया, जिसमें फ्रांस के पास सीरिया और लेबनान आ गया और ब्रिटेन के पास जो है वो जॉर्डन, पैलेस्टाइन एंड इराक आ गया। सो दो तरह के हिस्से जो है वो इसमें बट गई। 1919 में जो फ्रांस के पास सीरिया और लेबनान आ गए और ब्रिटेन के पास जॉर्डन, पैलेस्टाइन एंड इराक आ गए। पैलेस्टाइन के जो अरब्स थे वो ब्रिटेन के पास लोगों के पास गए और उनको कहा कि आप हमारे मैंडेटरी पावर हैं, तो मैंडेटरी पावर होने के नाते आप यहां ज्यूज को आने से रोकें। अब इनको ये भी लग रहा था ब्रिटेन को कि अगर हम ज्यूज को रोकेंगे तो ज्यूज अगर फाइनेंस करना बंद कर दिया तो हमारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रुक जाएगी। हाँ, अगर हम अरब्स को नाराज कर देते हैं तो हो सकता है कि हमें तेल मिलना बंद हो जाए, तो हमारी, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी तो ईंधन पे चलेगी। तो इन्होंने क्या किया, कहा कि चलो ठीक है, हम जो है वो ज्यूज जो है उनकी एंट्री जो है वो रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं। इन्होंने एक जो है वो नोटिस निकाला जिसमें ज्यूज की एंट्री जो है वो रिस्ट्रिक्टेड कर दी। अब इसके बाद ज्यूज को जैसे ही पता चला वो भड़क उठे, वो जाके ब्रिटेन के पास गए कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप हमें कैसे रोक सकते हैं, जबकि हम तो जमीन खरीद रहे हैं, हम किसी के जबरदस्ती तो कब्जा कर नहीं रहे। लेकिन उस समय जो ब्रिटेन था उन्होंने कहा भाई आप को किसने रोका है, उनका आपने एक ऑर्डर पास कर दिया है कि हमारी एंट्री जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है।
कह रहा हमने तो रिस्ट्रिक्टेड ही कहा है। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब ये है कि आप लीगली कम मात्रा में आइए और इलीगली ज्यादा आ जाइए। जब उन्होंने पूछा कि इलीगली कैसे, उन्होंने कहा पैलेस्टीन को एरिया कौन सा लगता है? एक तो सीरिया है। सीरिया किसके पास है? फ्रांस के पास है। मैंडेटरी पावर फ्रांस है। हम फ्रांस को बोल देते हैं कि आप वहां से आएंगे तो आपको निकलने देंगे। और इसके बाद जो दूसरा है वो है जॉर्डन, क्योंकि ट्रांस जॉर्डन उस समय उसको कहते थे। जो जॉर्डन है वो हमारा अपना है, जो है हम उसकी मैंडेटरी पावर है और वहां से आप जैसे मर्जी आए। तीसरा एरिया इसको लगता है इजिप्ट। इजिप्ट तो हमारी अपनी कॉलोनी है, तो अब जैसे मर्जी आए। तो उसके बाद भी ज्यूज का आना वहां चालू रहा। ज्यूज लीगली कम और इलीगली ज्यादा पैलेस्टाइन में आते रहे और उन्होंने किसी भी जमीन पे जबरदस्ती कब्जा नहीं किया। उन्होंने सब जमीन वहां आके खरीदी। 1920 से 1940 तक ये सारा ऐसे चलता रहा और बीच बीच में ज्यूज और अरब्स की, वहां मुस्लिम्स की लड़ाइयां भी होती रही, ब्लड शेड भी होता रहा, कोई स्टेबिलिटी नहीं आई। जैसे ही 1930 जो हिटलर का दौर जर्मनी में आया, तो हिटलर ने ज्यूज को मारना शुरू कर दिया, गैस चैम्बर में मारना शुरू कर दिया, उनका शरेआम कत्लेआम करना शुरू कर दिया। पूरी दुनिया में, खासकर जर्मनी में सबसे ज्यादा ज्यूज के खिलाफ जो है वो वायलेंस हुआ। तो जो बचे खुचे ज्यूज भी थे वो सारे के सारे भागकर पैलेस्टाइन आ गए, क्योंकि उस समय इस इजराइल की टेरिटरी का नाम पैलेस्टाइन ही हुआ करता था। तो पैलेस्टाइन आ गए सारे। और इस तरह से जो ज्यूज हैं वो एक जगह पे पूरे इकट्ठे हो गए। जैसे ही जो वर्ल्ड वार टू वो खत्म हुआ 1945 में, समाप्त होने के बाद जो लीग ऑफ नेशंस था उसको एक नया नाम दिया गया और उसके पास नई पावर्स आई, वो थी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसको ये बनाया गया। और 1945 में ब्रिटेन ने आकर हाथ खड़े कर दिए कि हम पैलेस्टाइन का मैंडेट जो है वो अभी संभाल नहीं पाएंगे, और पैलेस्टाइन को यूएनओ के हवाले कर दिया। सो यूएनओ ने अपनी मीटिंग करी और उसमें एक मुद्दा रखा कि कैसे हम इस समस्या का समाधान करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक विश्व स्तरीय प्रॉब्लम जो है, समस्या जो है वो आकर आई है। तो 1946 में जैसे ही जो है वो यूएन जो है वो उसके कंट्रोल में चला गया पैलेस्टाइन, तो उसके बाद एक स्पेशल जो है वो कमीशन बनाया गया यूएनओ द्वारा, जिसका नाम रखा गया स्पेशल कमीशन ऑन पैलेस्टाइन। और उस समय इसके 11 मेंबर थे। इसमें भारत भी एक मेंबर हुआ करता था, चाहे को ब्रिटिश कॉलोनी के अंडर था, लेकिन उसका एक मेंबर था। उस समय यूएनओ ने यह कहा कि आप हमें इस समस्या का समाधान का प्रपोजल देंगे, ना कि आप सोल्यूशन करेंगे, सोल्यूशन इसका हम करेंगे। तो इन 11 मेंबर्स की जो है इस कमीशन की जो मीटिंग हुई और वहां सारे सर्वे करने के बाद इन्होंने प्रपोजल जो है वो यूएनओ के सामने रखा, जिसमें इन्होंने दो प्रपोजल जो है वो रखी। एक, सारी लैंड को दो हिस्सों में बांट दिया जाए। जो ज्यूज के लिए होगी वो ज्यूस पैलेस्टाइन हो जाएगा, और जो अरब्स के लिए होगी वो अरब पैलेस्टाइन हो जाएगा, दो हिस्सों में बांट दिया जाए। दूसरा एक और प्रपोजल आया कि इस लैंड को बांटना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी ये मुसलमानों का एरिया है। क्योंकि ऑटोमन से जैसे ही ये शिफ्ट हुआ, ऑटोमन वहां से खत्म हुआ, तो उस समय मुसलमानों के कंट्रोल में था। तो अभी ये मुसलमानों का इलाका है, इसमें सारा कंट्रोल अरब मुसलमानों का रहना चाहिए और ज्यूस को वर्शिप राइट्स देने चाहिए, बल्कि रेजिडेंसी नहीं देनी चाहिए। यह प्रपोजल रखने के बाद जो यूएनओ ने फाइनल फैसला लिया 29 नवंबर 1947 को, उन्होंने इजराइल, जो आज का इजराइल है, जो पैलेस्टाइन था, उसको दो हिस्सों में बांट दिया। एक का नाम रखा गया ज्यूस पैलेस्टाइन, दूसरे का नाम रखा गया अरब पैलेस्टाइन। सो 53%, 53% हिस्सा जो
था वो ज्यूज के हिस्से आ गया, और 47% हिस्सा जो है वो जो अरब्स थे मुस्लिम, उनके हिस्से आ गया। और यूएनओ ने एक छोटा सा हिस्सा अपने पास भी रखा, वो था यरूशलेम का एरिया, क्योंकि यरूशलेम जो है वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी, आज तक भी टेरिटरी डिस्प्यूटेड है, क्योंकि उसमें अरब्स कहते हैं कि ये हमारी है, ज्यूज कहते हैं ये हमारी है, और इवन के क्रिश्चियन भी इसको क्लेम करते हैं ये हमारी है। तो इसको नाम दिया गया इंटरनेशनल सिटी, जिसको यूएनओ कंट्रोल करता था। जैसे ही एरिया बांट दिया गया तो ज्यूज ने इमीडिएटली अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी बाउंड्री बनाई, पासपोर्ट इशू करना शुरू कर दिया, और उसका नाम इजराइल रख दिया। उस कंट्री का नाम इजराइल रख दिया। इजराइल, आप जो मेरे सबसे पहले एपिसोड हैं उसमें जाके देख सकते हैं कि इजराइल कहां से इंस्पिरेशन लेके उन्होंने नाम रखा। क्योंकि जब वो 12 औलादें हुई थी, और तब उनको बनी इजराइल बोला गया था, उनको एक खिताब मिला था, और वो नाम वहां से उठा के उन्होंने पुराना नाम अपना जो है कल्चरली इनहेरिटेड जो है वो नाम दोबारा से अपने देश का रख लिया। लेकिन दूसरी साइड पे जो अरब्स थे, उनको कौन कौन सा एरिया मिला? उनको मिला, क्योंकि जो ट्रांस जॉर्डन है, जो आज का जॉर्डन है, इसमें एक सिटी, एक में एक रिवर है, रिवर की ईस्टर्न साइड है जो वो जॉर्डन में चली गई, और वेस्टर्न साइड भी जॉर्डन के अंडर थी। यूएनओ ने बोला कि आप भी अरब्स हैं और ये पैलेस्टाइंस भी अरब्स हैं, कुछ एरिया हम इजराइल से ले लेते हैं और कुछ एरिया आप दे दीजिए, और हम यहां इनको बसाना चाहते हैं। तो जिसको वेस्टर्न बैंक कहते हैं आज, वो सारा एरिया जो है वो एक्चुअली वेस्टर्न बैंक ऑफ जॉर्डन रिवर है। और दूसरा एरिया है जहां अभी महायुद्ध चल रहा है, वो चल रहा है गाजा पट्टी। गाजा पट्टी में कुछ एरिया अरब को दे दिया गया, और अरब मुस्लिम्स को दे दिया गया। उनको कहा गया कि आप यहां रहिए, प्लस इजिप्ट का बॉर्डर वहां पड़ता है, इजिप्ट को रिक्वेस्ट किया गया कि क्योंकि ये आपके भाई हैं, ये भी मुसलमान हैं, तो आप कुछ एरिया जो है इनको अपना दे दीजिए। तो इजिप्ट ने भी उस समय अपना एरिया जो है वो गाजा पट्टी को दिया, जो एक पूरी गाजा पट्टी बनी। और 1945 का जो रेजोल्यूशन था, जो 1947 में जाके पास हुआ, 1945 में जैसे यूएनओ के अंडर आया था, और 1947 में 29 नवंबर को ये दो हिस्सों में बट गया। अभी जो आप मैप देख रहे हैं, ये पुराना इजराइल है, पुराना पैलेस्टीन है। इसके बाद क्योंकि इजराइल बड़े अच्छे तरीके से डेवलप होना शुरू हो गया, क्योंकि यूएस जो था, यूएसए, वो इंटरनेशनल सुपर पावर के तौर पे उभर कर सामने आ चुका था। क्रिश्चियंस ने ज्यूज को, यूएस ने ज्यूज को हेल्प करने का वादा कर दिया था, और उनकी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, जो कंट्री की डेवलपमेंट है, उसमें भी बहुत बड़ा योगदान डाला। और लेकिन दूसरी साइड में जो पैलेस्टाइन का एरिया था, जिसमें गाजा पट्टी और वेस्टर्न बैंक था, वहां कोई असल में कंट्री बना ही नहीं, वहां कोई पासपोर्ट नहीं, कोई कंट्री का नाम नहीं रखा गया। इवन के उसको पैलेस्टाइन भी नाम रख लेते, अरब पैलेस्टाइन के नाम से भी ले लेते, तो शायद तब भी ठीक होता। और दूसरा एक उनको नुकसान ये हुआ कि यहां किसी भी मुस्लिम कंट्री ने उनकी हेल्प नहीं करी उनको ग्रो करने में, इसीलिए वो बहुत बहुत पीछे रह गया। और इस तरह से जो 1948, क्योंकि यूएस तो एक साइड में सपोर्ट कर रहा था, दूसरी साइड पे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो 1948 में, क्योंकि मुसलमान कंट्रीज जो जितने थे अड़ोस पड़ोस में, जॉर्डन, ट्रांस जॉर्डन जिसको कहते थे उस समय, लेबनान, सीरिया, सऊदी अरेबिया, इराक, ये सारे नाराज थे कि ये ज्यूस यहां से कैसे घुस आए, यूएनओ ने ज्यूस को क्यों यहां घुसने दिया। ज्यूज और यूएनओ अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक थे कि उन्होंने जमीन कोई हथियाई नहीं है, उन्होंने सारी की सारी जमीन यहां आके खरीदी है और उसको डेवलप किया है।
उसके बाद 1948 में सबसे पहली जो है वो वार हुई, अरब इजराइल वार। कैसे हुई, किसने किस पे कैसे कैसे अटैक किए, और इजराइल का उसके बाद क्या बना, और कैसे कैसे इजराइल की और अरब्स के साथ लड़ाइयां हुई, इजराइल डेवलपमेंट कैसे किया, यहां तक 7 अक्टूबर 2023 तक कैसे पहुंचा, इसकी हम बात करेंगे अगले एपिसोड में। सो दोस्तों, ओरिजिन से लेके अब तक कैसे इजराइल बना, कैसे शुरुआत हुई और कैसे यहां तक पहुंचा, मैं कोशिश कर रहा हूं हर एक चीज आपको बताने की। फिर भी कोई कमी पेशी रह गई हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिए। हम जो इसका चौथा एपिसोड होगा 7 अक्टूबर तक का, कोशिश करूंगा एक ही एपिसोड में बता दूं सारा। उसको हम आगे नेक्स्ट 2-3 दिन में एक एपिसोड लेके आएंगे और उसमें बताएंगे कि उसके बाद जो इजराइल है उसने अपनी सर्वाइवल के लिए क्या कुछ किया और ये जंग यहां तक कैसे पहुंची। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।